हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ जीएस की, जो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर होगा आपका जोहान ग्रेगर मेंडल। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग इसकी। देखिए, चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का नाम गैलापागोस द्वीप समूह के साथ जोड़ा हुआ है। वह 1835 में केवल 5 सप्ताह के लिए गैलापागोस में थे, लेकिन उन्होंने वहां के वन्य जीवन को देखा, जिसने उन्हें अपने विकास के सिद्धांत को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो इसमें नहीं है। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 5। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक रहे। 1946 से 1949 तक उन्होंने भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता की एवं संविधान को आकार देने में मदद की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो टकला मकान मरुस्थल चीन देश में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, टकला मकान मरुस्थल उत्तर पश्चिमी चीन के दक्षिण पश्चिम झिंजियांग में स्थित एक मरुस्थल है। यह दक्षिण में कुनलून पर्वत, पश्चिम में पामीर पर्वत, उत्तर में तियान शान पर्वत एवं पूर्व में गोबी रेगिस्तान से घिरा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर होगा आपका लोस बैनोस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लोस बैनोस शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग इस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लोस बैनोस फिलीपींस में स्थित है। IRRI की स्थापना IRRI की स्थापना 1960 में फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन एवं फिलीपींस सरकार के सहयोग से की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है। तो ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन जोहान्स केपलर ने किया है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जोहान्स केपलर ने सिद्धांतों की एक श्रृंखला विकसित की, जिसे अब केपलर के 3 नियमों के रूप में जाना जाता है, जो अंतरिक्ष के माध्यम से अपने पथ के आधार पर ग्रहों के व्यवहार का वर्णन करता है। ग्रहों की गति के पहले 2 नियम 1609 में द न्यू एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। तो एशियाई शेरों का आवास आपका गुजरात में है, और इस कान्हा, बांधव और सरिस्का, उसका अभयारण्य का नाम है गिरि अभयारण्य। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 5। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है।
गिर वन एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। इसे 1965 में एक अभयारण्य और 1975 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो इसका आंसर होगा आपका 42वें संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। तो इसका आंसर होगा 42वें। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, 42वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 14, 19 व 31 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी प्रधानता व सर्वोच्चता की स्थिति प्रदान की है। इस विस्तार को मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक व अमान्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, 4 जून 1903 को महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने एवं उस देश में भारतीयों के लिए नागरिक अधिकारों की मांग के लिए दक्षिण अफ्रीका में अपना समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन शुरू किया। अपने जीवन काल के दौरान गांधी जी ने समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन एवं हरिजन का प्रकाशन किया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर आपका तूतीकोरिन भी है और पारादीप है। ये उड़ीसा में ही तूतीकोरिन भी आपका इधर ही है, पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो ये पश्चिम तट पर स्थित है, ये कांडला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कांडला, जिसे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात के कच्छ जिले में गांधी धाम शहर के पास एक बंदरगाह है। यह पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी काकोरी ट्रेन डकैती के लिए दी गई थी। तो इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र 1925 में संलग्न होने के कारण फांसी की सजा दी गई थी। अशफाक उल्लाह एवं बिस्मिल ने 19 दिसंबर 1927 को भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? किसमें? आयुष्मान में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, उज्ज्वला में। तो इसका आंसर होगा आपका 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इस योजना में मूल रूप से गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 50 मिलियन LPG कनेक्शन के वितरण की परिकल्पना की गई थी। बाद में इसका लक्ष्य मार्च 2020 तक 8 करोड़ महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित साइमन कमीशन और क्रिप्स मिशन है, न्यू डील नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, महामंदी एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी जो 1929 से 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक चली। 1933 में अमेरिकी राष्ट्रपति
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में एक नई सरकार ने न्यू डील पेश की और इसमें किसानों के लिए वित्तीय सहायता एवं अधिक रोजगार सर्जित करने हेतु एक निर्माण प्रोग्रामर शामिल था। बैंकों को अधिक सूक्ष्म स्तर पर विनियमित किया गया था और बचत को बेहतर ढंग से संरक्षित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा मैगेलन जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, मैगेलन जल डमरू मध्य दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिणी किनारों के साथ दक्षिणी चिली के पास स्थित है, जो अटलांटिक व प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। इसका नाम पुर्तगाली साहसी अन्वेषक फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर रखा गया है, जो विश्व की परिक्रमा करने वाले पहले खोजकर्ता थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा आपका ब्राजील। एक्सप्लेनेशन देखिए। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक रहा है। वर्तमान में कुल कॉफी का लगभग 1/3 उत्पादन करता है। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, जो लगभग 71% उत्पादन करता है कॉफी का। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, नली सेनगुप्ता, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, एनी बेसेंट को 1917 कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सरोजिनी नायडू को 1925 कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो उस पद को ग्रहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेली सेनगुप्ता को 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो याद रखिए, सबसे पहले कौन था आपका? एनी बेसेंट, फिर सरोजिनी नायडू। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू और नेली सेनगुप्ता 1933 में। तो 17, 25, 33, 17, 25, 33 याद रखिए। ASN कोड भी बना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, सापेक्षता का सिद्धांत के लिए, रेडियो धर्मिता के लिए। तो इसका आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रकाश के लिए। तो इसका आंसर प्रभाव के लिए, तो इसका आंसर होगा 1, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज हेतु प्रदान किया गया था। किसके लिए किया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज हेतु प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1921 में। और किसे किया गया था नोबेल पुरस्कार? अल्बर्ट आइंस्टीन को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, होमो सैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो होमो सैपियंस सी लीनियस द्वारा दिया गया था। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, होमो सैपियंस
ज्ञानी मानव, प्रबुद्ध मानव, अत्यधिक बुद्धिमान प्रमुख एक प्रजाति है जिसमें सभी जीवित इंसान शामिल हैं, जिन्हें होमो सैपियंस के रूप में जाना जाता है। 1758 में स्वीडिश वैज्ञानिक कार्ल लिनियस मानव को होमो सैपियंस नाम देने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो इसका आंसर हो, देखिए, वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन्स में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना सितंबर 1923 में वियना में मुख्यालय के साथ की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो इसका आंसर होगा जॉन डाल्टन। कौन होगा? जॉन डाल्टन। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ जॉन डाल्टन द्वारा वर्ष 1808 में सामने रखे गए पदार्थ की प्रकृति पर एक वैज्ञानिक सिद्धांत था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा गुणित अनुपात का नियम, द्रव्यमान का संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम का उल्लंघन नहीं किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो क्या कहा था उसने, महात्मा गांधी जी ने? 19 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम जिसमें यह लिखा गया था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो इन्हें हिंद स्वराज में लिखा था। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, महात्मा गांधी ने वर्ष 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक को 1910 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक देशद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्होंने सुझाव दिया था यदि भारतीय उनके साथ सहयोग नहीं करते हैं तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो इसका आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं ये देख लीजिए आप लोग एक्सप्लेनेशन में। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यह इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर है। इसके अंतर्गत अदालत उस व्यक्ति को आदेश जारी करती है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, उसके सामने बाद वाले के शरीर को पेश करने का आदेश जारी करता है। अदालत तब हिरासत के कारण और उस वैधता की जांच करती है। यह रिट मनमानी नजरबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता
है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक हैं। तो इसका आंसर होगा वंगारी मथई। इसका आंसर होगा वंगारी मथई 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, वंगारी मथई को उनके स्थायी विकास, लोकतंत्र और शांति में योगदान के लिए 2004 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1977 में शांति पुरस्कार विजेता वंगारी मथई, जिसे यहाँ एक युवा लड़की के साथ पौधों को पानी देते हुए दिखाया गया था, ने वनों की कटाई से निपटने के लिए केन्या में पेड़ लगाना शुरू किया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन CR दास के साथ किया था। तो इसका आंसर होगा 1। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को प्रयागराज में स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की वापसी, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1923 के चुनाव जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद हुआ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किस विलियन ने हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना pH पैमाना है। तो इसका आंसर होगा 1। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना pH पैमाना कहलाता है। pH में P जर्मन में पोटेज के लिए है, जिसका अर्थ है शक्ति होता है। pH पैमाना 0 से 14 के बीच में होता है। pH को केवल एक संख्या के रूप में माना जाना चाहिए जो एक घोल की अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति को इंगित करता है। pH स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, तेंदुअस, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके शुष्क पर्णपाती वनों में। कौन कौन से पेड़? तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ शुष्क पर्णपाती भारत में शुष्क पर्णपाती प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। जैसे ही शुष्क मौसम शुरू होता है, पर्णपाती जंगलों के पेड़ अपने पत्ते पूरी तरह से गिरा देते हैं। तेज पलाश, अमलतास, बेल, खेर, धूरा आदि शुष्क पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? तो क्या था? मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, तो वो था आपका ताजमहल, और 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो इसका आंसर होगा ताजमहल। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, उस्ताद अहमद लाहौरी एक मुगल वास्तुकार थे जिन्हें भारत के आगरा में स्थित ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। इन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1632 और 1648 के बीच ताजमहल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो यक्षगान कर्नाटक भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग।
देखिए यक्षगान दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का नृत्य है। विस्तृत और रंगीन वेशभूषा, श्रृंगार और मखूटे इस कला की खास विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विकलाइम है। तो इसका आंसर होगा एक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसे आमतौर पर क्विकलाइम या बर्न लाइम के रूप में जाना जाता है, एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। यह कमरे के तापमान पर एक सफेद कास्टिक क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा आयुष भाग नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए NSAP का अर्थ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। NSAP को 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। 1995 में स्थापित NPS के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं: राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFBS, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना NMBS। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और दूसरी और सभी दिशाओं में बहती है। तो उसका आंसर होगा अक्षीय। क्या होगा? अक्षीय। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न एक केंद्रीय ऊंचे बिंदु के आसपास विकसित होता है और ज्वालामुखियों जैसे सक्वाकार आकार की विशेषताओं के लिए सामान्य है। जब नदियां एक पहाड़ी से निकलती हैं और सभी दिशाओं में बहती हैं तो जल निकासी पैटर्न को रेडियल के रूप में जाना जाता है।